जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम 2023 की। समय धीरे-धीरे एग्ज़ाम का करीब आता जा रहा है। हम लोग अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्पीड करेंगे और ज़्यादा तेज़ करेंगे। हम लोग जो स्पेशल एक्ट पढ़ने हैं, उसमें हम आज पढ़ेंगे पॉक्सो एक्ट 2012 को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले में हम लोगों ने बाल विवाह अधिनियम को पढ़ लिया था। आज हम पॉक्सो को पढ़ेंगे कि पॉक्सो क्या है। ये एक ऐसा अधिनियम है जो हॉस्टल वार्डन बनने के बाद आपके सबसे ज़्यादा काम आएगा। इस अधिनियम की अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो ना आप अपने बच्चे जो आपके हॉस्टल के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको बचा पाओगे, ना स्वयं को बचा पाओगे। अगर किसी बच्चे या बालिग के साथ कहीं कुछ हो गया, कोई गलत चीज़ हो गई, रेप, छेड़छाड़ या कुछ और चीज़ हो गई, तो ना तो घर वाले छोड़ेंगे, ना आज के ज़माने में मीडिया वाले छोड़ेंगे, ना पब्लिक को छोड़ेंगे, क्योंकि आप इन बच्चों के अभिभावक हो, इन बच्चों के कर्ता धर्ता हो। हॉस्टल वार्डन ही की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी बच्चे, बालक बालिका के साथ कोई गलत चीज़ ना होने पाए। अगर हो भी जाता है तो ऐसी की स्थिति में आपको क्या करना है, आपको क्या कानूनी का सहायता मिलेगी, आपको कानून का पालन आप कैसे कराओगे, जिसने ऐसा किया उसको सजा कैसे दिलाओगे, बच्चे और बालक को संरक्षण कैसे दिलाओगे। और अगर मान लीजिए सबसे बड़ी खतरा क्या होगा, आपके स्टाफ स्वयं होंगे। आप तो रहोगे, आप तो जिम्मेदार आदमी हो, लेकिन आपके हॉस्टल में 100 लोग काम करने वाले होंगे। घंटी बजाने वाला चपरासी होगा, सफाई करने वाला होगा, बाल काटने वाला होगा, खाना बनाने वाला होगा और सारी चीज़ें करने वाला होगा। इन सारे स्टाफ पे ना केवल आपको नज़र रखनी है, बल्कि बालक बालिकाएं बाहर अगर जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, वो किसके टच में है। आज सोशल मीडिया का ज़माना ऐसा नहीं है कि अगर आप उनको बाहर जाने से कंट्रोल कर लोगे, 8 बजे से पहले गेट बंद कर लोगे, तो भी इस सोशल मीडिया के ज़माने में अगर उन्हें फ़ोन मिल गया या कंप्यूटर मिल गया, तो हो सकता है कि वो किसी अनजान व्यक्ति के संपर्क में आ जाएं, वो अश्लील मैसेज, अश्लील कमेंट करने लगे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, क्या कानून का है, कानून क्या कहता है, कैसे बच्चों को बचाओगे, इस सब की जानकारी इस एक्ट में दी गई है। मेरा ये मानना है कि हॉस्टल वार्डन आप सिर्फ एक नंबर लाके एग्ज़ाम पास करने के लिए मत पढ़िए। ये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में हॉस्टल वार्डन बन रहे हैं, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी। हज़ारों बच्चे आपके हॉस्टल में होंगे। अगर आपका छात्रावास अधीक्षक बन जाएंगे, आप हॉस्टल वार्डन बन जाएंगे, तो लड़के लड़कियों के दोनों के रहने की व्यवस्था है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में। वहाँ हॉस्टल होगा, हॉस्टल में सब लोग रह रहे होंगे। उनके साथ ऐसा नहीं है, हर महीने हर समय आपके पास ऐसी शिकायत आएगी, बच्चियों की आएगी, बच्चों की आएगी कि उन्होंने किसी ने अश्लील कमेंट कर दिए, किसी ने कोई मैसेज कर दिया, किसी ने रेप तक की शिकायत आ सकती है, छेड़छाड़ की आ सकती है, पीछा करने की आ सकती है। ऐसी स्थिति में ये जो पॉक्सो एक्ट है ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसे सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए मत पढ़िएगा। इससे आपकी, अगर आपको इस नॉलेज इस कानून की नहीं होगी तो आपकी नौकरी भी जा सकती है, और जो बाकी और चीज़ होगी वो तो होगा ही है। तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। इस एक्ट का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट। इसका पूरा मतलब है कि बच्चों को, मतलब इसका हिंदी में अर्थ अगर जाने तो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम इसे कहा जाता है। यौन अपराध, किसी भी तरह का यौन अपराध अगर किसी भी बच्चे के साथ होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हजारों बच्चे होंगे आपके हॉस्टल में, वहाँ पे होंगे बालक भी होंगी, बालिका भी होंगी। अगर उनके साथ कहीं कुछ हो गया, यौन अपराध की बात कर रहे हैं, जिसमें रेप आती है, छेड़छाड़ आती है, अश्लील कमेंट आते हैं, पीछा करना आता है, नहाते वक्त किसी को देखना उसमें आता है, तो ये सारी अगर चीज़ें किसी के साथ हो जाती हैं आप क्योंकि हॉस्टल वार्डन है, आप ही गार्जियन है, आपकी सारी जिम्मेदारी है, तो आपके लिए कानून, ये नियम जानना अति आवश्यक है। पॉक्सो अधिनियम जो है कब लागू हुआ था? पॉक्सो अधिनियम 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया था। इसलिए 14 नवंबर क्या है, अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा तो 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बालकों का अधिनियम है, इसलिए 14 नवंबर को सोच समझ के लागू किया गया है। बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर 2012 को इस अधिनियम को लागू किया गया था। और बाल दिवस मतलब चाचा नेहरू का ये बर्थडे है 14 नवंबर, इसलिए फोटो डाल दिया था। लागू कहाँ है? जब ये अधिनियम बना था तो ये जम्मू और कश्मीर को छोड़ के संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटा, तब से ये कानून जो है पॉक्सो अधिनियम संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर पे भी अब ये लागू है। तो आप कह सकते हैं कि इस समय जो है पॉक्सो अधिनियम संपूर्ण भारत पे लागू हुआ। ये अधिनियम इसलिए भारत को बनाना पड़ा था क्योंकि भारत ने 1992 में एक अधिनियम हुआ था संयुक्त राष्ट्र में,
बालकों के अधिकारों के संबंध में एक कन्वेंशन हुआ था। उस कन्वेंशन में भारत ने अपनी सहमति दी थी, उस पर एग्रीमेंट किया था। उसी एग्रीमेंट के चलते जिस देश ने 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन किया था, उन्होंने पॉक्सो जैसे अधिनियम अपने यहाँ बनाने पड़े थे। तो भारत को भी ये अधिनियम इसी के कारण बनाया गया था। अब इसकी जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, मैंने पहले बता दिया, इससे नाम से ही क्लियर है कि ये एक स्पेशल कानून है, स्पेशल एक्ट है। स्पेशल एक्ट उसे कहते हैं जो आईपीसी, इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता के बाद बनाए गए हैं। वो सारे के सारे एक्ट क्या कहलाते हैं? स्पेशल एक्ट कहलाते हैं, स्पेशल कानून कहलाते हैं। इनका उद्देश्य है कि बच्चों को यौन शोषण से, यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम का जो इंट्रोडक्शन है, अगर आप किसका इंट्रो पढ़ोगे तो इंट्रो में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे हम संविधान जब पढ़ते हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन लिखा हुआ कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्ववादी संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये सब पूरा उसमें लिखा हुआ है। सेम इंट्रोडक्शन पॉक्सो एक्ट में भी लिखा हुआ है। अब ये इंट्रोडक्शन आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए, इससे थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लिखा क्या है? लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों के विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियमित बनाया गया है। अगर किसी बालक के साथ, बालक का यहाँ का मतलब है लड़का या लड़की दोनों, जो 18 साल से कम है, 18 साल से कम की लड़का और लड़की को इस अधिनियम में बालक कहा गया है। अगर उसके साथ कोई लैंगिक हमला होता है, उसका लैंगिक उत्पीड़न होता है, उसे कोई अश्लील साहित्य, बाल पोर्नोग्राफी या कुछ वीडियो, चित्र या फिर ऑडियो, कुछ ऐसी चीज़ दिखाई जाती है, उसको संरक्षण, बच्चों की इस अपराधों से संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया है। ये अपराध हो जाएंगे तो उन अपराधों के ट्रायल के लिए, मतलब कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में कैसा ट्रायल होगा उसके लिए विशेष न्यायालय बना दिए गए हैं जहाँ पे उनकी सुनवाई होगी और उन सबसे जुड़े हुए सारे विषय इस अधिनियम में शामिल किए गए हैं। अब पॉक्सो एक्ट की बात, अगर आप कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें हमें 4 चीज़ें कम से कम पता होनी चाहिए। पहला कि वो एक्ट है क्या, कब लागू हुआ, कहाँ लागू हुआ और क्यों लागू हुआ। क्यों से आपको उद्देश्य पता चल जाएगा। क्या है पॉक्सो? क्या है पॉक्सो? कहाँ है? प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट इसे कहते हैं। कब लागू हुआ था? पहले हम लोग जान लिए थे 14 नवंबर 2012 में ये अधिनियम लागू हुआ था। कहाँ लागू हुआ था? जब बना था तब जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में लागू हुआ था, लेकिन जब से 370 हटी उसके बाद से ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया। अब ये पूरे देश में लागू है ये कानून पॉक्सो। क्यों बना था? बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। चलिए अब थोड़ी थोड़ी और चीज़ें जान लेते हैं, थोड़ा डिटेल में जानते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं कि पॉक्सो का क्या है। इस एक्ट में बालक शब्द का प्रयोग किया गया है। बालक का यहाँ मतलब है कि 18 साल से कम आयु की, 18 साल से कम आयु के लड़के और लड़कियों को दोनों को बालक कहा गया है। इसमें ऐसा नहीं कि लड़की के साथ ही हो रहा है, अगर लड़के के साथ भी कोई गलत चीज़ हो रही है तो उसके खिलाफ भी ये अधिनियम लागू होता है, उस पर भी ये अधिनियम लागू होगा, उसको भी ये संरक्षण देगा। तो चाहे लड़का हो या लड़की हो जो 18 साल से कम की है उसे बालक माना गया है। अगर इसके साथ कोई भी यौन अपराध होता है, सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, तो उसे पीड़ित माना जाएगा। अब पीड़ित में देखिए यहाँ पे बताया, पीड़ित में बालक भी हो सकता है, मतलब लड़का भी हो सकता है, और पीड़ित जो है एक 18 साल से कम की लड़की भी हो सकती है। 2 कैटेगरी इसमें फिर बनाए गए हैं। एक तो है 12 साल से कम का कोई बालक है और एक 18 साल से कम का है। अगर 12 साल से कम का कोई बच्चा है तो उसमें ज़्यादा सज़ा का प्रावधान किया गया है, उसके खिलाफ ज़्यादा सज़ा मिलेगी। अगर 18 साल से कम है तो उसमें थोड़ा सा कम सज़ा का प्रावधान किया गया है। अगर पूरा हम देखेंगे तो इस पूरे अधिनियम में 9 अध्याय यानी 9 चैप्टर दिए गए हैं और कुल 46 सेक्शन या धाराएं दी गई हैं। मतलब 9 अध्याय और 46 सेक्शन इस पूरे अधिनियम में दिए गए हैं। अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। जो महत्वपूर्ण अधिनियम है हम उसे पढ़ लेते हैं। मान लीजिए किसी बालक के साथ, अब समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ समझ लेते हैं। अगर किसी बालक के साथ, बालक मतलब 18 साल से कम का लड़का या लड़की, अगर किसी बालक के साथ 354 IPC, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता का कोई अपराध होता, 376
377 आईपीसी का कोई अपराध होता है। 354 में क्या लिखा हुआ, 354 में लिखा हुआ है कि अगर किसी के साथ कोई छेड़छाड़ होती है। 376 रेप का है और 377 जो है अननेचुरल सेक्स का है। तो इस तरह का अगर किसी बालक के साथ कोई भी अपराध होता है तो उसकी एफआईआर थाने पे होगी, जिसको भी पता होगा, क्योंकि उस वहाँ पे आप ही होंगे, आपके पास वो शिकायत लेके बालक बालिका आएगी। क्योंकि अगर घर पे होते तो लोग अपने माँ बाप से करते हैं, आप ही होंगे, आप ही अधीक्षक हैं, आप ही हॉस्टल वार्डन है, तो वो आपके पास जाएगी, वो आपका अभिभावक है, चाहे बच्चे के साथ कुछ हो, चाहे लड़के के साथ हो या लड़की के साथ हो, आपके साथ शिकायत करेगी। आपको तुरंत क्या करना है, आप तुरंत इसकी सूचना करेंगे थाने पे, या अगर आप यूपी में हैं तो एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर चलती है 1098 फ्री टोल फ्री नंबर है, इस पर शिकायत कर सकते हैं। आप 1090 पे शिकायत कर सकते हैं, वीमेन पावर हेल्पलाइन है। 112 पे शिकायत कर सकते हैं जो कि इमरजेंसी पुलिस का इमरजेंसी नंबर है। लेकिन आपको तत्काल अगर कोई इस तरह का कोई कह रहा है कि कोई बालक या बालिका कह रही है कि किसी बाहर वाले ने या किसी स्टाफ ने या किसी कर्मचारी ने हॉस्टल के उसके साथ छेड़छाड़ की, उसके साथ रेप किया या फिर कुछ और किया, बैड टच किया, कोई कमेंट किया, कोई अश्लील वीडियो दिखाया या कोई चीज़ और की, तो आपको थाने पे जाना है और तुरंत इस पर मुकदमा लिखाना है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी मुकदमा आपको लिखाना है। मुकदमा लिखाने के बाद क्या होगा, तब थाने वालों की जिम्मेदारी होगी कि आगे की कार्रवाई वो करेंगे। पुलिस को तो पता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आप एफआईआर करोगे 24 घंटे के अंदर पुलिस वाले जो है बच्चे को लेके जाएंगे CWC का मतलब है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, यानी बाल कल्याण या बाल संरक्षण कमेटी हर जिले में बनाई गई है। जो बच्चों का जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, जो पीड़ित है, उसके लिए बनाई गई, वो तुरंत राहत का काम करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और फिर ये बच्चे को लेके जाते हैं कोर्ट में पेश करते हैं, जिसको पॉक्सो कोर्ट के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे बच्चे का बयान होता है, बयान बंद कमरे में होता है, वहाँ पे पूछा जाता है, जैसा आप पूछेंगे कि क्या हुआ, क्या चीज़ हुई, वो बंद कमरे में होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है कि जो विक्टिम होते हैं, जो पीड़ित होता है, उसको राहत भी मिलती है। उसको अगर यूपी का है तो रानी लक्ष्मीबाई एक योजना है जिसके तहत पीड़ित जिसके साथ छेड़छाड़, रेप या कुछ इस तरह की कोई घटना होती है, उसको जो है कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ कंपनसेशन मिलता है, तो राहत भी मिलती है, पैसे भी मिलते हैं। SJPU का मतलब होता है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के नाम से जाना जाता है, जो राहत देने का काम करती है। अगर बच्चा गरीब है, उसके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो चाहे तो फ्री में सहायता, विधिक सहायता ले सकती है। डलसा का पूरा मतलब है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, या फिर जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नाम से हर जिले में एक संस्था बनाई गई है, एक यूनिट बनाई गई है जो निःशुल्क विधिक सहायता या वकील उपलब्ध कराते हैं। चलिए अब हम लोग इम्पोर्टेंट सेक्शन जो हैं इस अधिनियम के वो जान लेते हैं, क्योंकि जानना जरूरी है इस अधिनियम को। तो पहला जो सेक्शन है, जो पहला धारा, किसी भी अधिनियम का, किसी भी कानून का पहला जो धारा होता है उसमें उसका नाम, उस अधिनियम का नाम होता है, लागू कहाँ है, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं पहले सेक्शन में। नाम है पॉक्सो, हम सभी जानते हैं इसका नाम है पॉक्सो। लागू कब हुआ था, वही 14 नवंबर 2012 में लागू हुआ था। तो ये धारा पहले में है। धारा 3 में दिया गया है, इस अधिनियम की धारा 3 में दिया गया है, रेप की परिभाषा दी गई है, बलात्कार की परिभाषा धारा 3 में दी गई है। और धारा 4 में जो दी गई है, इसके लिए अगर किसी बालक के साथ रेप की घटना होती है तो उसमें सज़ा का प्रावधान सेक्शन 4 में दिया गया, और सज़ा है कम से कम 7 साल प्लस जुर्माना इसमें लगेगा। अब सेक्शन आ गया 5 और 6, सब क्रम से ही बने हुए हैं, सारे सेक्शन क्रम से बने हुए हैं। 3/4 इसको ऐसे लिखा जाता है, पॉक्सो की धारा 3/7, 3/4। 3 में अगर किसी के साथ रेप हो गया, 3 में रेप की परिभाषा दी गई है, और 4 में अगर रेप का कोई ऑफेंस होता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है। वैसे जो ये है धारा 5/6, 5 में क्या दिया गया है, इसमें भी दिया गया है कि संरक्षक द्वारा अगर रेप किया जाता है या किसी बालक या बालिका के साथ दुष्कर्म या फिर रेप किया जाता है तो धारा 5 में उसकी परिभाषा दी गई है। यहाँ पे संरक्षक का मतलब क्या है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। अब क्योंकि बच्चा हॉस्टल में रहेगा, संरक्षक मतलब गार्जियन, जो उस बच्चे का गार्जियन है, जिसकी जिम्मेदारी है। मान लीजिए वो आपके हॉस्टल का वार्डन हो सकता है,
हॉस्टल का वार्डन हो सकता है, वहाँ का मेस का हो सकता है, वहाँ का कोई कर्मचारी हो सकता है, अस्पताल का डॉक्टर हो सकता है अगर बच्चा वहाँ पे अस्पताल में कहीं पे है, स्कूल का टीचर हो सकता है। तो कोई भी जो बच्चे का गार्जियन है वो अगर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत काम करता है तो उसकी परिभाषा धारा 5 में दी गई है और इसमें धारा 6 में सज़ा का इसका प्रावधान किया गया है। सज़ा इसमें बढ़ा दी गई है। रक्षक बच्चक बन रहा है तो सज़ा का प्रावधान 10 साल, कम से कम 10 साल की सज़ा होगी और ये अधिकतम आजीवन कारावास हो सकता है, प्लस जुर्माना होगा। जुर्माना अलग लगेगा, वो अलग चीज़ है। फिर धारा 7/8 पढ़ लीजिए। 7/8 में क्या है? 7 में दिया गया है छेड़छाड़। अगर किसी बालक के साथ छेड़छाड़ होती है, छेड़छाड़ का मतलब होता है बैड टच। अगर गलत इरादे से किसी बालक बालिका को टच किया गया है तो छेड़छाड़ में आएगा और 8 में छेड़छाड़ के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार धारा 9/10 में 9/10 में ये कहा गया कि अगर कोई संरक्षक जो है, जो गार्जियन है, वो अगर छेड़छाड़ करता है तो उसकी क्या परिभाषा है और 10 में उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार धारा 11/12 11/12 में ये कहा गया है कि अगर कोई अश्लील साहित्य दिखाता है, अश्लील वीडियो दिखाता है या फिर कोई ऐसी कमेंट करता है, उसकी परिभाषा 11 में दी गई है और 12 में उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 14 की बात कर लेते हैं। धारा 14 स्पेशल है, पढ़ लेना, समझ लेना। यह 13/14 में ये कहा गया, 13 में दिया गया है बाल पोर्नोग्राफी यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा दी गई है। और अगर कोई ऐसा बच्चों से पोर्नोग्राफी करा रहा है, बना रहा है, दिखा रहा है तो उसमें परिभाषा दी गई है 13 में और इसके लिए सजा का प्रावधान 14 सेक्शन 14 में किया गया है। अब धारा हम पढ़ लेते हैं 19 इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें एफआईआर करने की बात कही गई है। धारा 19 में कि एफआईआर कैसे करोगे, कहाँ पे करोगे, ये धारा 19 में बताया गया। अब एफआईआर कौन कर सकता है? एक तो पेरेंट्स कर सकते हैं, जो पीड़िता है, बालक बालिका का है जिसके साथ कुछ गलत काम हुआ, उसके परिवार वाले कर सकते हैं। गार्जियन कर सकता है जो संरक्षक है, क्योंकि आप हॉस्टल वार्डन है, आप तो परिवार से हैं नहीं, लेकिन आप गार्जियन हैं, आप संरक्षक हैं, आपकी जिम्मेदारी। अगर आपको पता चल गया है तो आप जाके थाने पे रिपोर्ट कराएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करा रहे हैं तो आप भी दोषी होंगे। चलिए धारा 23 पढ़ लेते हैं। धारा 23 में ये कहा गया है मीडिया रिपोर्टिंग के बारे में कहा गया है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। जैसे भी कोई छोटी मोटी घटना होती है वो तुरंत सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी सब पे चलने लगती है। लेकिन इस धारा में क्या किया गया है? इस धारा में एक बहुत ही खास चीज़ की गई है। धारा 23 में ये कहा गया कि कोई भी मीडिया वाला, कोई भी न्यूज़पेपर वाला किसी पीड़ित का, लड़का हो या लड़की या 18 साल से कम हो, उसके साथ रेप हो गया, छेड़छाड़ हो गई या कोई और यौन अपराध हो गया, तो उसका नाम, फोटो, एड्रेस, इस चीज़ को कहीं भी लिखेंगे नहीं। कहीं भी उसकी पहचान, पीड़ित की पहचान उजागर नहीं करेंगे, चाहे मीडिया का हो, चाहे सोशल मीडिया हो। अगर मान लीजिए किसी एक लड़की है जिसका नाम है एक्स, अब एक्स का नाम अगर सोशल मीडिया वाले या न्यूज़ वालों ने लिख के दे दिया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। धारा 23 ये कहता है कि कोई भी मीडिया वाला किसी भी पीड़ित का पहचान उजागर नहीं करेगा, ना उसका नाम छापेगा, ना उसकी फ़ोटो छापेगा, ना उसका पता लिखेगा। इससे क्या होगा कि भाई एक तो पहले से पीड़ित है, उसको जो अगर बदनामी होगी, कितनी बदनामी होगी, नाम छपेगा, सब कुछ होगा, बच्चा पढ़ेगा क्या, पहले से पीड़ित है, एक और पीड़ित बन जाएगा। इसलिए बच्चों को इस तरह से कि उसका नाम इस तरह ना उछाला जाए, कहीं भी उसका नाम नहीं आना चाहिए, कहीं पे उसका पता नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा कोई मीडिया वाला कर देता है, कोई सोशल मीडिया पे कर देता, तो उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी धारा 23 के तहत। वो भी जेल जाएगा, उस पर भी जुर्माना होगा। अब धारा 24/25 पढ़ लेते हैं। धारा 24 में क्या कहा गया है कि कोई यौन अपराध हुआ, एफआईआर कराएंगे थाने पे। एफआईआर के बाद क्या होता है? बयान होते हैं। जो पीड़ित होगा, जो पीड़िता होगी, जो लड़का लड़की होगा, उसका पुलिस के सामने बयान होगा। बयान सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी करेगी। जो महिला पुलिस ऑफिसर हैं वही बयान सिर्फ ले सकती है, और वो भी कम से कम दरोगा हो, कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक की हो, वही सिर्फ जो है पीड़िता का बयान ले सकती है। उसके बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर क्या होगा कि आप CWC ले जाएंगे। CWC क्या थी? बाल कल्याण समिति थी। बाल कल्याण समिति इनको ले जाएगी कोर्ट में, और कोर्ट में
धारा 25 के तहत फिर 164 के बयान होते हैं। जो कोर्ट के सामने बयान होते हैं उसको 164 का बयान कहते हैं। वो कोर्ट के सामने होगा। कोर्ट साहब जो है, जज साहब जो है वहाँ पे उस पीड़ित का बयान लिखेंगे, बंद कमरे में बयान लिखेंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। ये सारा चीज़ हो गया मीडिया रिपोर्टिंग के संबंध में। जो 23 में लिखा गया है कि कोई भी उसका नाम, पीड़ित का नाम या पता या फोटो नहीं लिख सकता है। धारा 2425 में दिया गया है कि बयान कौन ले सकता है। पीड़ित का बयान जो है कोई महिला सब इंस्पेक्टर से ऊपर का अधिकारी या महिला सब इंस्पेक्टर ही ले सकती है और कोई नहीं लेगा वो भी। और मेन चीज़ है कि ये सब सादे वस्त्रों में होंगे। जो पुलिसकर्मी बच्चों के साथ डील करेगा, बच्चों के साथ रहेगा, वो सादे वस्त्रों में रहेंगे। वो पुलिस वर्दी में नहीं रहेंगे, सादे वस्त्रों में रहेंगे। तब उसका बयान लेंगे, उसके साथ रहेंगे। इससे इसलिए होता है कि पुलिस से बच्चे डरते हैं, ऐसा माना जाता है। सादे वस्त्रों में रहेंगे तो एक साइकोलॉजिकली उनको थोड़ा सा राहत मिलेगी। वो डर पहले से डरे हुए हैं, थोड़ा सा उनको राहत मिलेगी। इसलिए बयान के संबंध में यही है कि जो बयान होंगे वो महिला सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर का कोई महिला अधिकारी लेगी और वो सादे वस्त्रों में रहेंगे। अब धारा 28 कहता क्या है? धारा 28 भी बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 28 में पॉक्सो कोर्ट की स्थापना की बात कही गई है। क्योंकि जनपद में जिला जो कोर्ट होती है, सेशन कोर्ट होती है, सिविल कोर्ट होती है, बच्चों को इन सब से बचाने के लिए, क्योंकि कोर्ट कचहरी होगी, बदनामी होगी, बार बार बच्चों को दौड़ना पड़ेगा, समय लगता है ट्रायल में बहुत सारा, ऑर्डर पे ऑर्डर और फिर डेट पे डेट पड़ती रहती है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए धारा 28 में ये कहा गया है कि हाई कोर्ट से मान लीजिए हमें इस किसी जनपद में जो है कोई स्पेशल कोर्ट बननी है पॉक्सो की, तो यहाँ से अब तो हर जनपद में पॉक्सो कोर्ट बन गए हैं। पॉक्सो कोर्ट में पॉक्सो एक्ट के ही अधिनियम जो है, जो अपराध होते हैं उनकी सुनवाई यहाँ पे चलती है। स्पीडी ट्रायल होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं, जल्दी से आती हैं और सब कुछ बंद कमरे में होता है। इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होती, जल्दी इसमें जो है ट्रायल और सुनवाई जल्दी होती है। तो धारा 28 में पॉक्सो कोर्ट की बात कही गई है। राज्य सरकार जो है हाई कोर्ट से, जो माननीय हाई कोर्ट से, वहाँ से परामर्श लेके हर जनपद में पॉक्सो कोर्ट स्थापित कर सकती है। अब अंतिम अपना बचता है 4546। 4546 जो है, क्योंकि टोटल 46 धारा ही है, 4546 में अंतिम धाराएं हैं। इसमें यह कहा गया है कि नियम बनाने की शक्ति के बारे में 4546 में दिया गया, मेनली 46 में दिया गया है। और 46 में ये कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पॉक्सो के संबंध में जो भी नियम कानून बनाने होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि पूरे देश में लागू हो रहा है, पूरे देश में वही लागू कर सकता है, वो संसद ही कर सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही संसद में ये कानून, इसमें कोई भी संशोधन करना होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस कानून में कर सकती है, कोई नियम इससे बना सकती है। क्यों? इसी के संबंध में एक जो है पॉक्सो नियम भी बना है, जिसको पॉक्सो नियम बनाया गया है। पॉक्सो नियम 2020 में बना था। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, क्यों नियम ये कौन बना सकती है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है और कोई बना नहीं सकता। स्टेट गवर्नमेंट को बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। पॉक्सो नियम भी जो है हमें पढ़ना है, लेकिन उसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये सारा चीज़ रहा पॉक्सो के बारे में। आप लोग इसको रिवाइज करके फिर से 1 2 3 बार देख लीजिए वीडियो और नोट कर लीजिए, क्योंकि हॉस्टल वार्डन बनने जा रहे हैं तो ये सिर्फ पास होने के लिए नहीं, ये भविष्य में आपकी जरूर 100% ये आपकी जो है रक्षा करेगा, आपके काम जरूर आएगा। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए।